मोदी जी, कोई भी लीडर हैं जो प्रधानमंत्री 2 बार रह लें, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। इस देश में 3 बार सिर्फ नेहरू जी चुनाव जीत पाए। बट आपके खिलाफ ग्राउंड पे जब हम जाएं तो लोग भी कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि एक प्रो इनकम्बेंसी है। तो 272 जब पार हुआ 2014 में, तो लोगों ने कहा मोदी जी की आंधी है देश में। अगर अब 370 पार हो रहा है तो ये क्या है? आपको लगता है आपकी लोकप्रियता भी चरम पर है? और ये प्यार क्यों है लोगों का? मैं कोई लोकप्रियता के लिए काम नहीं करता हूँ और न ही मेरे पास मेरी लोकप्रियता नापने का कोई मानदंड है, मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं काम क्या करता हूँ उसका एनालिसिस होना चाहिए। मेरे काम में और औरों के काम में फर्क क्या है? आमतौर पर जो सरकारें चलती थी वो विज्ञान भवन में फंक्शन करो, फीता काटो, दिया जलाओ, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दो, मीडिया को लीक करो, स्टोरी बनवाओ, और उनको लगता है देश चलता है। और ज्यादातर सरकारें उसी मिजाज में रही। कांग्रेस का पतन बहुत कम समय में हुआ था जी। देश आजाद होने के बाद चौथा चुनाव आते आते कांग्रेस ध्वस्त हो चुकी थी। संयुक्त विधायक दल बना, लेकिन कांग्रेस ने इस देश में किसी पार्टी को खड़े ही नहीं होने दिया। उन्होंने खुद ने देश के लिए करने के बजाय विरोधी दलों को खत्म करने में ही अपनी शक्ति लगाई, इसलिए ऑल्टरनेट खड़ा नहीं हुआ। अदरवाइज 67 के चुनाव में ही देश उनको रिजेक्ट कर चुका था। हिंदुस्तान में आप देखिए, सरकारों के अलग अलग मॉडल अब देश के सामने आ चुके हैं और मैं तो मानता हूँ ये केस स्टडी का विषय है। कोई यूनिवर्सिटी करे, कोई मीडिया करे, कोई मीडिया पर्सन किताब लिख सकता है। देश ने एक कांग्रेस का मॉडल देखा है, देश ने लेफ्ट का मॉडल देखा है, देश ने पारिवारिक पार्टियों का भी मॉडल देखा है, जो ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली पॉलिटिकल पार्टियां चलती है, उनका मॉडल भी देखा है। दो देश ने मिलीजुली सरकारों का मॉडल भी देखा है और बीजेपी सरकार का भी मॉडल देखा है। उसका एनालिसिस करना चाहिए, किसका क्या परफॉर्मेंस रहा, किसकी क्या प्रायोरिटी रही, किसने किसके लिए काम किया। एक 100 200 पैरामीटर तो आप देखेंगे, द बेस्ट परफॉर्मेंस वाला मॉडल बीजेपी का मिलेगा आपको। और जब परफॉर्म करते हैं तो सामान्य मानव का विश्वास बढ़ता है। फिर एंटी इनकम्बेंसी किस बात की होती है कि एक ऐसी सरकार, मेरा ये नहीं हुआ। हर एक का होता नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी में कोई हर एक का हो गया ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज पब्लिक मीटिंग में जाके मैं कहता हूँ भाई आप लोग चुनाव में जो करते हो करते रहना, लेकिन मेरा एक काम करना। और कहता हूँ मैं कि कहीं आप जाए, झुग्गी झोपड़ी में कोई रहता है, सब मिले, या कोई कच्चे घर में रहता है, उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना। क्योंकि हम जो मकान बना रहे हैं 4 करोड़ दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग छूट गए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कोई छूट जाए। तो मैं 4 जून के बाद मेरी नई टर्म में मैं उनको मकान देना चाहता हूँ, 3 करोड़ मकान बनाना चाहता हूँ। आप अगर कोई नज़र में आ जाए तब उसका विश्वास पैदा होता है कि आदमी वोट भी मांग रहा है लेकिन साथ में काम भी कह रहा है, यार मुझे तो, मेरा तो ध्यान है उन 3 करोड़ घर बना के दे रहा है। विश्वास पैदा होता है। अब डिलीवरी जब करते हैं, और मेरी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है जो हिंदुस्तान की सभी सरकारें कभी मुझे कॉम्पीट नहीं कर पाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी गुजरात में भी कॉम्पीट नहीं कर पाई, वो है लास्ट माइल डिलीवरी। मैं योजनाएं जिसके लिए बनाता हूँ उसके लिए, और मेरा इसके लिए काम करने का मेरा तरीका है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब गुजरात में था तो मैंने अलग अलग स्तर के एक 20-22 अफसरों को बुलाया। कुछ सीनियर मोस्ट थे, कुछ एकदम जूनियर थे, तो मिडिल लेवल को 20-22 को बुलाया। तो उनको पता नहीं था मैंने क्यों बुलाया, बिठाया सबको। तो मैंने सबको एक पैड दिया लिखने के लिए, और गए। वो लेकर के ही आते हैं डायरी, मैंने कि उनको दिया। मैंने कहा मुझे आप बताइए कि एक वीडियो है, गांव में रहती है, अनपढ़ है, और सरकार की ये स्कीम है, उसकी वो हकदार है। उसको ये प्राप्त करने के लिए स्टेप 1 क्या करना, स्टेप 2 क्या करना, 3 क्या करना, 4 करना, कैसे करना,
कहाँ जाना, मुझे आपकी मैंने डायरी दी, इसमें लिख करके बताओ। मैंने उनको कहा लिखो, यू बी सरप्राइज, सबके सब फेल हो गए। फिर मैंने कहा, मैं कुछ वो नहीं, बड़े प्यार से बात करता था। मैंने कहा मुझे बताइए भाई, आप IAS अफसर हैं, किसी की 20 साल की नौकरी हो गई, किसी की 2 साल की हो गई, आपको पता नहीं है कि एक बीडो को बेनिफिट लेने के किस किस जगह से गुजरना पड़ता है, फॉर्म कहाँ से लेना होता है, अप्लाई का। मैंने कहा बताइए, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है, उस बीडो को क्या फायदा होगा। तो उनको लगता है हाँ यार कुछ तो कमी है, और फिर वो करेक्ट करते थे। तो मेरे दिल में ये रहता है कि भाई मैं योजना बना दूँ, वाहवाही करूँ, एक एडिटोरियल छप जाए, ठीक है, मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन आम आदमी, मेरी पूरी कार्यशैली ये लास्ट में डिलीवरी की है, परफॉर्मेंस की है, और उसका परिणाम होता है। दूसरे जैसे स्वच्छता अभियान में तो सरकार ने क्या करना था, लेकिन मैं झाड़ू लेकर के घूमता था। छोटा सा बच्चा भी अपने दादा को कहता है कि दादा मोदी जी ने ना कहा है। इस चीज को छोटी मत मानिए जी, आज के युग की बहुत बड़ी घटना है। इसी के लिए आप लोगों का शब्द है प्रो इनकम्बेंसी, और इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, खपना पड़ता है, और निस्वार्थ भाव से कोई कुछ भी कहे सो हमने अच्छा करना है तो करते रहना चाहिए। वो देश देखता है जी, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है, उसको सब समझ होती है। तो मुझे आज तक मेरे जीवन में यही बेनिफिट मिला है। सर इसमें थोड़ा सा मेरा रीजनल एस्पिरेशन जाग रहा है। मैं बिहारी हूँ, और सर आपने जितना बिहार की जनता को आप पर भरोसा है, बिहार में जब बाढ़ आई थी आपने नाव भेजे थे, रसद भेजी, बम फट रहे थे, आप गांधी मैदान में वहाँ पर खड़े थे, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे सर। आपकी रोड शो में मैंने पिछले हफ्ते देखा पटना में, ऐसी अद्भुत भीड़, मैंने तो मुझे लगता है JP मरे थे 77 में, मैं छोटा था, गांधी मैदान भी उतना नहीं भरा था जितनी भीड़ उस दिन आ गई थी। तो एक भरोसा है जनता को वहाँ पर, लेकिन बिहार लगातार पिछड़ा जा रहा है। हम जैसे बिहारियों की सबसे बड़ी चिंता है कि वापस जाने की सोच भी नहीं पाते, अपने घर जाने का, गांव जाने का। क्या है आपके पिटारे में, क्या आश्वासन है बिहार की जनता के लिए? मोदी भरोसा क्या है वहाँ के? मैं बताता हूँ जी, देखिए अब बिहार छोड़ दीजिए, मेरा 2013 का भाषण है, 2013 का, तब मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी नहीं था, मैं मेरी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन का चीफ था, और दिल्ली में ही मेरा एक भाषण था। उसमें मैंने कहा था कि हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए हमें भारत के पूर्वी भारत को डेवलप करना होगा, और पहला टारगेट होना चाहिए कि उसको पश्चिम की बराबरी में लाना। पश्चिम मतलब गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, पूरा। और अब देखिए हिंदुस्तान को 2 हिस्से दिखेंगे आपको। राइट साइड का जो हमारा पूर्वी भारत है वो समृद्ध भारत है, सारी हमारी खनिज संपदाएं हैं, नेचुरल प्रॉपर्टी सारी वही है, पानी तो वहाँ, ह्यूमन रिसोर्स तो वहाँ, कोयला तो वहाँ, आयरन ओर तो वहाँ, सब कुछ वहाँ है। वहाँ गरीबी है, और यहाँ पर अब जैसे गुजरात, उसके पास नमक के सिवा कुछ नहीं है, वहाँ एक भी डायमंड नहीं है, लेकिन दुनिया में 10 में से 8 डायमंड किसी न किसी गुजराती का हाथ लगा हुआ है। तो ये ऐसी स्थिति क्यों? तो मेरा 13 का भाषण है कि हमने पूर्वी भारत को डेवलप करना चाहिए। और आपने देखा होगा जो हमने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, आपने देखा ब्रिज के काम लंबे अरसे से अटके हुए थे, इंडस्ट्री के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसकी चिंता करना, यानी ऐसे हर विषय पर बल देना। हमने गैस पाइपलाइन का काम किया है, ये गेम चेंजर बनेगा, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सस्ता फ्यूल मिलेगा, वो जाएंगे। वहाँ के एग्रीकल्चर को भी हम मोड़ सकते हैं, उस दिशा में हम बढ़ देंगे। आज देखिए जी, बिहार का युवा सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मिलेगा आपको, किसी भी फील्ड में जाइए, आपको ऐसे हाथ लगाओ तो 2 बिहारी बच्चे मिल जाएंगे।
और वो ऐसे ही घर से निकले हुए लोग नहीं है, सामर्थ्यवान लोग हैं। मेरे राज्य में अगर मैं गुजरात का देखूं, आईएएस आईपीएस कैडर में किसी एक राज्य के सबसे ज्यादा कहाँ थे तो बिहार के थे। इसका मतलब परमात्मा ने उनको बहुत सामर्थ्य दिया है। और किसी जमाने में तो विश्व का नेतृत्व तो उस भूमि में से हुआ है, तो उसमें तो कोई कमी नहीं। हम इसलिए मैं झारखंड हो, पूर्वी यानी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, बंगाल हो, इस पर हमारा पूरा बल है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दो, वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका वैल्यू एडिशन करो, स्किल डेवलपमेंट करो, ये सारे रास्ते, और जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, इसके कारण बहुत ही फायदा होगा।